Assalamu alaikum. Today we will perform a practical of an induction motor, and the objective of the practical is to conduct the load test of an induction motor. Previously we were discussing about DC machines. Now we have completed the DC machine section, and we will discuss and perform the labs of AC machines. So in case of induction motors, we have two different type of motors. One is squirrel cage induction motor and the second one is wound rotor induction motor. इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों की जो रोटर कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है. सो इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमारे पास जो पूरा कंप्लीट रोटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जो है वो एक हमारे पास डिवाइस टाइप होती है. इस पे किसी किस्म की वाइंडिंग नहीं होती. एल्यूमिनियम बार्स जो है वो साइड पे लगे होते हैं और एक केज टाइप ये रोटर बना होता है और इस रोटर को फिर हम फिल कर देते हैं एल्यूमिनियम बार्स के साथ. और ये जो है एक सॉलिड टाइप की एक चीज़ हमें नज़र आ रही होती है. बट इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर होता है हमारे उसके ऊपर वाइंडिंग्स होती हैं. बट स्टेटर दोनों मशीन्स का जो होता है वो सेम होता है. डिफरेंट के तरीक़ों से इसको डिफरेंट जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हम यूज़ करते हैं तो वो हाई टॉर्क्स और हाई पावर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रोटर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा सॉलिड टाइप बनाना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इस तरह नहीं है. हम जस्ट वाइंडिंग प्लेस करते जाएंगे और वाइंडिंग प्लेस करके डिफरेंट तरह के टॉर्क्स जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं. क्योंकि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में एक और हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि हम रोटर के साथ रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं. तो जब रोटर के साथ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे देन वी हैव अ कंट्रोल ऑन टॉर्क ऑफ द मशीन, कि जो भी हम इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे हैं उसके टॉर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर क्योंकि कोई वाइंडिंग नहीं है रोटर के ऊपर, तो रोटर के साथ रेजिस्टेंस हम ऐड नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द बेसिक एंड मेन डिफरेंस बिटवीन द टू के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में ये बेसिक डिफरेंस है. हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही जो है वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, मींस लो पावर रेटिंग के लिए काम कर रहे हैं. तो लो पावर रेटिंग के लिए हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को यूज़ कर सकते हैं. एपरेटस जो रिक्वायर्ड होंगे वो 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होगा, डायनामोमीटर स्लैश प्राइम मूवर मॉड्यूल है, 3 फेज एसी सप्लाई रिक्वायर्ड होगा, डेटा एक्विजिशन इंटरफेस मॉड्यूल और कनेक्टिंग लीड्स रिक्वायर्ड होंगी. किसी भी इंडक्शन मोटर की जो बेसिक वर्किंग है वो ये है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेटर के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए. उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ्स इंड्यूस होंगे रोटर के अंदर, जो मशीन का रोटर है, तो उसकी वजह से एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी रोटर में और रोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड जो है वो रोटेट करेगी. मींस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. क्योंकि यहाँ पर हम 3 फेज जो है वो सप्लाई यूज़ करते हैं, तो 3 फेज सप्लाई यूज़ करने के टाइम पे जो है 120 डिग्रीज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है तीनों फेजेस के दरमियान. तो ऑटोमेटिकली एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी रोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा, मींस हमारी जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी. सो दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना ऑफ रोटेशन, के रोटेशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है. सिंगल फेज़ के अंदर अगर सिंगल फेज़ मोटर है तो उसके अंदर रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. 2 फेजेस के अंदर भी रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, बट सिंगल फेज़ के अंदर नहीं होगी. फिर कोई और मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा, लाइक कैपेसिटर्स लगा के और एक और वाइंडिंग ऐड करके, ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड करके हम मोटर को रोटेट करवा सकते हैं. ओके, जो मोटर के अंदर अगर इंडक्शन मोटर की बात करें, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक स्पीड से रोटेट कर रही होती है, रोटर भी उस स्पीड को कैच करने की कोशिश करता है बट एग्जैक्टली कैच नहीं कर सकता. लाइक अगर मैं कोई मोटर यूज़ कर रहा हूँ 1500 आरपीएम की, तो जो रोटर होगा वो 1500 आरपीएम को कैच करने की कोशिश करेगा,
बट वो उस 1500 को कैच नहीं कर सकेगा। तो जो डिफरेंस होगा दोनों फील्ड्स के, दोनों स्पीड्स के दरमियान, लाइक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड, इन दोनों फील्ड की स्पीड्स के दरमियान जो भी डिफरेंस होगा उसको हम स्लिप कहते हैं। ये मैं कह लूँ कि लेट्स सपोज जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो 1500 आरपीएम है और रोटर की जो स्पीड है वो 1480 आरपीएम है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेने के बाद फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो जो भी परसेंटेज आएगी उसको हम कहेंगे कि ये स्लिप है। इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? स्लिप का फार्मूला ये है कि साइंक्रोनस स्पीड बेसिकली वो स्पीड है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। जिस तरह मैंने कहा कि 1500 आरपीएम है किसी भी मोटर की, तो 1500 आरपीएम साइंक्रोनस स्पीड है। ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लोड चेंज हो या जो भी मर्जी किसी पैरामीटर में चेंज आए, अगर नंबर ऑफ पोल्स चेंज नहीं होंगे तो साइंक्रोनस स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो साइंक्रोनस स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि साइंक्रोनस स्पीड जो ns होता है वो इक्वल टू 120f/p होता है। मींस ns जो है वो डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल्स पे। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम जो है, एक टाइम पे अगर हमने कोई फ्रीक्वेंसी यूज़ की है तो वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और इसी तरह से नंबर ऑफ पोल्स, एक बार डिज़ाइन हो गई मोटर तो नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइंक्रोनस स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड है और वो स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है जो कि स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो स्लिप जो है वो साइंक्रोनस स्पीड माइनस मोटर स्पीड या रोटर स्पीड। मींस जो रोटर की स्पीड है साइंक्रोनस स्पीड में से वो स्पीड माइनस करें, डिवाइडेड बाय साइंक्रोनस स्पीड करें, देन मल्टीप्लाइड विथ 100, तो हमारे पास स्लिप जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्लिप जो है वो उसमें जो पैरामीटर्स या फार्मूला में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, साइंक्रोनस स्पीड है और इसके अलावा शाफ्ट या रोटेटिंग स्पीड है, रोटेटिंग जो है रोटर की स्पीड है। व्हेन द रोटर इज नॉट टर्निंग द स्लिप इज 100%। इनिशियली जब हम रोटर को रोटेट या हमने लॉक किया हुआ है, रोटेट नहीं हो रहा रोटर, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो हमारी रोटर की स्पीड है वो ज़ीरो, रोटर की स्पीड ज़ीरो होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 1500 आरपीएम कांस्टेंट ही है। तो 15 माइनस ज़ीरो करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा एंड 1 मल्टीप्लाइड विथ 100, सो स्लिप विल बी 100%। तो रोटर जब लॉक्ड रोटर हम कह लें या रोटर जो है वो हाल्ट कंडीशन में है, हमने रोका हुआ है रोटर को, तो उस टाइम पे जो स्लिप होगी वो 100% होगी। और जब दोनों रोटर और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हैं एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो स्लिप होगी वो हमारी ज़ीरो होगी, क्योंकि साइंक्रोनस स्पीड लेट सपोज 1500 थी तो रोटर स्पीड भी 1500 हो गई। तो 1500 माइनस 1500, तो ये हमारे पास ज़ीरो आंसर आएगा एंड डिवाइडेड बाय 1500, तो अपर साइड पे न्यूमरेटर में ज़ीरो है तो स्लिप जो है वो स्लिप की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट के रोटर का जो बेसिक फिनोमेना है, रोटेशन किस तरह से होती है और इसमें जो मेन चीज़ है स्लिप है, स्लिप किस तरह से आती है और इसके अलावा साइंक्रोनस स्पीड क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स जो है रोटर की और डिफरेंट टाइप्स इंडक्शन मोटर की हमने जो है वो डिस्कस की। इंडक्शन मोटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्री में क्योंकि ये बहुत ही सिंपल जो है मशीन है और इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है और सिंगल सप्लाई हमें चाहिए होती है। इसके अलावा कोई एज सच कार्बन ब्रशेज़, अगर हम वाउंड रोटर की बात ना करें तो कार्बन ब्रशेज़ रिक्वायर्ड नहीं होते। तो मींस बहुत ही सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होगी तो मेंटेनेंस ईजी होगी, तो इसलिए मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यही इंडक्शन मोटर ही यूज़ की जाती है। बट इनिशियली जब इस मोटर पे कोई लोड नहीं होता, हम विदाउट लोड चलाते हैं, तो उस टाइम पे इसका जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत लो होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है और बहुत ही लो होता है। तो जब लो पावर फैक्टर होता है तो उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम कैपेसिटर बैंक्स लगाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मसला इसमें होता है, तो उसको हम जो है कैपेसिटर बैंक्स लगा के पावर फैक्टर को, इसके इंडक्शन मोटर को पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेते हैं।
क्योंकि अगर पावर फैक्टर जो है वो लो रखेंगे या लेगिंग में रखेंगे, लाइक 0.6 रख लिया, 0.5 रख लिया, तो फिर जो डिफरेंट यूटिलिटी कंपनीज़ हैं वो पेनल्टी इम्पोज कर देती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे। तो इसलिए इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव जो है वो किया जाता है और लाजमी करना होता है, अदरवाइज़ पेनल्टी जो है वो इम्पोज हो जाएगी। सो हम जो है आज इसके टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और इसके अलावा पावर फैक्टर भी देखेंगे कि पावर फैक्टर किस तरह से लोड इंक्रीज़ होने से इम्प्रूव होता चला जाता है। और फिर देखेंगे कि स्पीड कितनी रिड्यूस होती है अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टॉर्क अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर एक्टिव पावर की कंजप्शन क्या होती है, रिएक्टिव पावर की कंजप्शन क्या होती है, और अपेरेंट पावर की कंजप्शन क्या होती है। एक्टिव रिएक्टिव पावर्स जो है वो हर मोस्टली हर मशीन्स में होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी इंडक्टेंस इन्वॉल्व होगी या इंडक्टिव रिएक्टेंस इन्वॉल्व होगी वहाँ पर रिएक्टिव पावर जो है वो होगा ही होगा। एक्टिव पावर की बात कर लें तो एक्टिव पावर भी वहाँ पर होगा, क्योंकि एक्टिव पावर हर सर्किट में मोस्टली, अगर हम डीसी की भी बात करें तो डीसी में भी एक्टिव पावर तो होता ही होता है, बाकी रिएक्टिव पावर जो है वो नहीं होता। अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इसका सर्किट जो है पहले देख लेते हैं कि सर्किट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से सर्किट हमारा हमने कंस्ट्रक्ट करना है। 3 फेजेस हमने अप्लाई करने हैं, फेज़ नंबर 1, फेज़ नंबर 2, फेज़ नंबर 3। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लें कि जो फेज़ सीक्वेंस है उसका हमें पता होना लाजमी है कि करेक्ट फेज़ सीक्वेंस है या नहीं है। फेज सीक्वेंस का आइडिया किस तरह से होगा कि अगर हमने कनेक्शन जो है वो बना ली और कनेक्शन बनाने के बाद रोटर की जो स्पीड है या इसकी इंडक्शन मोटर की स्पीड है, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो फेज सीक्वेंस है वो करेक्ट फेज सीक्वेंस है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मोटर की तो फिर हम कहेंगे कि फेज सीक्वेंस जो है वो करेक्ट नहीं है, उसे करेक्ट करना लाजमी है। तो किसी भी इंडक्शन मोटर की जो फेज सीक्वेंस है वो किसी भी 2 फेजेस को शफल करके करेक्ट की जा सकती है। लाइक मैंने फेज़ नंबर 1 और फेज़ नंबर 2 को शफल कर दिया आपस में, तो उससे जो है इसकी फेज सीक्वेंस करेक्ट हो जाती है। बट तीनों फेजेस को अगर हम शफल कर देंगे तो फिर फेज सीक्वेंस ठीक नहीं होगी, तो जस्ट 2 फेजेस को हमने शफल करना है। यहाँ पे अगर हम देखें लाइन 1 मीन्स फेज नंबर 1, लाइन 2 मीन्स फेज नंबर 2 एंड लाइन 3 मीन्स फेज नंबर 3। 3 जो है वो एमीटर्स हमने 3 लगाए हुए हैं और इसी तरह से 3 जो है वोल्ट मीटर्स कनेक्ट किए हुए हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट है या हम कह लें स्टार पॉइंट है, तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे या न्यूट्रल ना भी कनेक्ट करें तो स्टार पॉइंट होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है हमने लैब वोल्ट वाले सॉफ्टवेयर पे। अभी हम चलते हैं लैब वोल्ट वाले सॉफ्टवेयर पे। उससे पहले ये रीडिंग्स हम देख लेते हैं जो हमने नोट डाउन करनी है। वोल्टेज ऑफ फेज नंबर 1 नोट करना है, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3 एंड करंट्स ऑफ ऑल 3 फेजेस हमने नोट डाउन करने हैं। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, टॉर्क एंड स्पीड, पावर फैक्टर और स्लिप जो है वो हमने नोट डाउन करनी है। फिर हमें डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो ड्रा करने हैं। तो पहले हम रीडिंग्स नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ग्राफ्स जो भी ड्रा करने होंगे हम कर लेंगे। अब हम लैब वोल्ट जो है सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं।
ओके, लैब बोर्ड का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है। जो अपरेटस रिक्वायर्ड था, पावर सप्लाई हमें रिक्वायर्ड है, तो पावर सप्लाई हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पावर सप्लाई हमने इंस्टॉल कर ली इस वर्क स्टेशन मॉड्यूल में, और इसके अलावा हमें 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्ड होगी। तो 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमने इंस्टॉल कर ली। एंड देन प्राइम मूवर रिक्वायर्ड होगा, तो प्राइम मूवर भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। प्राइम मूवर स्लेश डायनामोमीटर मॉड्यूल, तो प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल हमने इंस्टॉल कर लिया। देन डेटा एक्विजिशन इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा। डेटा एक्विजिशन इंटरफेस मॉड्यूल भी हमने इसमें यहाँ पे वर्क स्टेशन में इंस्टॉल कर लिया। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और कितनी वाइंडिंग्स यहाँ पर होती हैं। तो 3 वाइंडिंग्स यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 3 वाइंडिंग्स हैं और इसके 6 टर्मिनल्स हैं। तो इसको हम क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर जो है इन्वॉल्व नहीं है, तो रजिस्टर का सिंबल भी यहाँ पे नहीं बना हुआ, क्योंकि रजिस्टर जो है वो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में इन्वॉल्व होता है। रेटिंग इस मोटर की जो रेटिंग है वो देख लेते हैं। 1500 आरपीएम नॉर्मल जो है वो रेटिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो रेटिंग है वो 16 एंड 13 आरपीएम है, और पावर फैक्टर 0.58 वो है। और 50 हर्ट्ज़ के लिए 380 वोल्ट्स हम देते हैं। 50 हर्ट्ज़ के लिए मोटर की वाइंडिंग या मोटर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 0.78 पावर फैक्टर है, और 1360 आरपीएम जो है वो इसके आते हैं। सॉरी। ओके, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमें जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी मशीन्स या मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, वो हम वर्क स्टेशन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 फेज़ पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी। तो 3 फेज़ पावर सप्लाई हम इंस्टॉल कर लेते हैं मॉड्यूल में, वर्क स्टेशन में। और प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्ड होगी। तो 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और हमें डेटा एक्विजिशन इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा। डेटा एक्विजिशन इंटरफेसिंग मॉड्यूल भी हमने इंस्टॉल कर लिया वर्क स्टेशन में। जो इसकी नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस होती हैं 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, वो 1500 आरपीएम होती हैं। इसकी जो है स्पेसिफिकेशन वो 13 एंड 60 आरपीएम्स हैं। तो हम देखते हैं 230 वोल्ट सप्लाई करके, क्योंकि ये 230 वोल्ट्स वेरिएबल सप्लाई जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस पर देखते हैं कि रिक्वायर्ड आरपीएम्स कितने आते हैं। सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। फेज़ नंबर 1 जो है वो कनेक्ट करेंगे हम एमीटर के थ्रू, एमीटर नंबर 1। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम कनेक्ट करेंगे इस फेज़ के साथ। सर्किट को हम देख लेते हैं एक बार ताकि क्लियर हो जाए। This is circuit. Phase number 1 is connected with positive of this ammeter and negative of this ammeter is connected with positive of winding। ये जो वाइंडिंग नंबर 1 है इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। हमने यही किया है, एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वाइंडिंग के पॉजिटिव टर्मिनल से 1 2 3 ये लेफ़्ट साइड वाले पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, तो इसके साथ हमने कनेक्ट किया है। यही हम फेज़ नंबर 2 के साथ करेंगे। फेज़ नंबर 2 पे भी यही करेंगे। फेज़ नंबर 2 का पॉजिटिव टर्मिनल लिया और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस मोटर।
तो ये कर लिया। अभी फेज़ नंबर 3 इसी तरह कनेक्ट करेंगे। तो फेज़ नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है। तो फेज़ नंबर 3 हम कनेक्ट करेंगे एमीटर नंबर 3 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एमीटर नंबर 3 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम कनेक्ट करेंगे मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे जो ये इस साइड पे अगर हम देखें तो ये सारे जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं या सेकंड टर्मिनल्स हैं, लाइक फर्स्ट टर्मिनल ये है, तो दूसरे टर्मिनल्स जो हैं वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड हैं, या हम कह लें स्टार कनेक्टेड हैं, क्योंकि स्टार में भी यही होता है कि एक साइड पे हम सप्लाई देते हैं तो दूसरी साइड से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको स्टार बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया और इसको भी हमने इसके साथ शॉर्ट कर दिया। ओके, तो ये हमने कनेक्शन कर लिए। अभी वोल्ट मीटर्स हमने कनेक्ट नहीं किए, बाकी सारे कनेक्शन हमने एमीटर्स कनेक्ट कर लिए और फेजेस हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हम वोल्ट मीटर्स भी कनेक्ट कर लेते हैं। हर फेज़ पे हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव ऑफ फेज़ नंबर 1, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम कनेक्ट करेंगे स्टार कनेक्टेड पॉइंट के साथ, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। सेकंड फेज़ के लिए सेकंड वोल्ट मीटर हम सेकंड फेज़ पे कनेक्ट करेंगे। सेकंड फेज़ के लिए भी हम यही करेंगे कि वोल्ट मीटर नंबर 2 जो है वो पॉजिटिव ऑफ दिस 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो सेकंड वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव जो है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह से जो वोल्ट मीटर नंबर 3 है वो भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर नंबर 3 और पॉजिटिव ऑफ फेज़ नंबर 3 कनेक्ट कर लेंगे, और नेगेटिव ऑफ वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करेंगे विथ स्टार पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन कर लिए। अभी हमने 24 वोल्ट एसी सप्लाई भी यहाँ पे कनेक्ट करनी है, प्राइम मूवर को भी सप्लाई देनी है 24 वोल्ट एसी, और डेटा एक्विजिशन इंटरफेस मॉड्यूल को भी हमने 24 वोल्ट एसी सप्लाई देनी है। तो 24 वोल्ट एसी सप्लाई डेटा एक्विजिशन इंटरफेस को भी दे देंगे। डेटा एक्विजिशन इंटरफेस को 24 वोल्ट एसी सप्लाई हमने दे दी। नाउ वी विल टर्न ऑन दिस 24 वोल्ट एसी सप्लाई। तो ये टर्न ऑन हो गया, और इसको हमने डायनामोमीटर मोड पे रखना है। तो ये हमने डायनामोमीटर मोड पे सेलेक्ट कर लिया, और अभी हम टर्न ऑन करते हैं मेन ब्रेकर को टर्न ऑन किया, और वोल्टेजेस को हम इंक्रीज़ करते हैं, ये मैक्सिमम कर देंगे हम। फिर हम देखते हैं कि स्पीड हमारे पास कितनी आती है। ये हमने मैक्सिमम कर दिया। अभी स्पीड जो है, स्पीड अभी नहीं आ रही क्योंकि जस्ट ये वाली मोटर रोटेट हो रही है। हमने ये नहीं किया कि हमने बेल्ट नहीं कनेक्ट किया। तो बेल्ट कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हमें डायनामोमीटर पे भी स्पीड नज़र आएगी। तो मोटर को स्टॉप करते हैं, स्टॉप द मोटर का ऑप्शन यूज़ करते हुए ओके कर लेते हैं। ओके, ये लोअर फ्रंट पैनल करते हैं, इसी तरह इसका भी लोअर फ्रंट पैनल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बेल्ट कनेक्ट हो गया। फिर हमें जो पैनल है इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत है, क्लोज़ करेंगे, रेज फ्रंट पैनल कर देंगे, और अब दोबारा से ब्रेकर टर्न ऑन करेंगे, और उसके बाद पावर सप्लाई हम इंक्रीज़ करेंगे अप टू 100%, एंड देन वी विल सी कि स्पीड हमारे पास कितनी आती है। ओके, मीटरिंग विंडो भी हम ओपन कर लेते हैं। मीटरिंग विंडो यहाँ से हमने ओपन की, और स्पीड के लिए हमने कनेक्शन नहीं किए और टॉर्क के लिए भी हमने कनेक्शन नहीं किए, तो वो भी कनेक्शन कर लेते हैं। स्पीड के लिए यहाँ से ये स्पीड है, और ये हमने स्पीड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया।
कनेक्ट नहीं हुआ, दोबारा से कनेक्ट करते हैं। स्पीड के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ये टॉर्क के लिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये कनेक्ट हो गया और इसके अलावा हमें ग्राउंड भी देने की ज़रूरत है, तो ग्राउंड भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये वायर यहाँ से रिमूव करनी है हमने। ओके, उसके बाद ये ग्राउंड टर्मिनल है, तो ग्राउंड टर्मिनल को ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। वे मीटरिंग विंडो जो हमने ओपन की थी उसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ से ये कंटिन्यूस रिफ़्रेश का ऑप्शन है, तो ये हमने रिफ़्रेश कर लिया एंड देन पावर से जो है पावर मीटर ऑन कर लेते हैं। एक पावर मीटर ऑन कर लिया, दूसरा भी ऑन कर लिया और तीसरा भी ऑन कर लिया। रिमेंबर वन थिंग कि जब आप वोल्ट मीटर और एमीटर्स के कनेक्शन करें तो वो प्रॉपर तरीके से करें। ये ना हो कि वोल्ट मीटर की अगर नेगेटिव प्रॉप जहाँ पे कनेक्ट होनी थी वहाँ आपने पॉजिटिव कनेक्ट कर दी है, तो आपके जो पावर्स होंगे वो नेगेटिव में वैल्यूज़ इंडिकेट होंगी, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव में इंडिकेट होंगी, सॉरी। तो आपको उनको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना लाजमी है। नाउ पावर फैक्टर भी हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि पावर फैक्टर भी हम यहाँ पे देख सकें। टॉर्क मीटर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई टॉर्क हमने अप्लाई नहीं किया। स्पीड मीटर ऑन कर लेते हैं। 1476 स्पीड अभी हमारे पास आ रही है। इन पावर मीटर से हम अपनी मर्ज़ी से पावर सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक्टिव पावर रखना है, रिएक्टिव पावर रखना है या अपेरेंट पावर रखना है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास मीटर वो एक्टिव के लिए रहने देते हैं, सेकंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिएक्टिव के लिए और थर्ड जो है सेलेक्ट कर लेते हैं अपेरेंट पावर के लिए। अपेरेंट पावर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये इन दोनों का जो है वो सम होके हमें आंसर मिलता है। एग्जैक्ट सम नहीं होता, फेज़र सम होता है, तो फेज़र सम होके यहाँ पर हमें वैल्यू इंडिकेट हो जाती है। अब हम M4 जो मीटर है हमारे पास उसको हम पावर फैक्टर के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मीटर सेटिंग में जाते हैं, मीटर सेटिंग में जाने के बाद M4 सेलेक्ट करते हैं। M4 हमने सेलेक्ट किया और इसको हम पावर फैक्टर के लिए जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो पावर फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे और E1 और I1 को यूटिलाइज़ करते हुए या E1 और I1 का जो पावर फैक्टर है वो हम देखना चाह रहे हैं, अप्लाई कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो ये पावर फैक्टर अभी हमारे पास आ गया। देन जो स्लिप है वो हम ख़ुद कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो है वो स्लिप कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट रीडिंग। तो डेटा टेबल को ओपन करते हैं। डेटा टेबल ओपन करने के बाद यहाँ से आएंगे, सॉरी ऑप्शंस में रिकॉर्ड सेटिंग एंड देन E1 रिक्वायर्ड है, E2 E3 भी रिक्वायर्ड है, पावर फैक्टर भी रिक्वायर्ड है और टॉर्क भी रिक्वायर्ड है। I1 I2 I3 भी रिक्वायर्ड है और स्पीड जो है वो रिक्वायर्ड है। मीटर N हम ऑन कर लेंगे और पावर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो तीनों पावर मीटर हम ऑन कर लेंगे। ओके, सारे मीटर्स ऑन हो गए। अप्लाई करते हैं, ये रिकॉर्ड हो जाएंगी। यस, अप्लाई कर दिया। ओके, तो अभी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, यहाँ पर E1 E2 E3 पावर फैक्टर, टॉर्क, I1 I2 I3 स्पीड एंड ऑल द पावर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। देन फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें टॉर्क अप्लाई करना है। हम तकरीबन 8 से 10 रीडिंग लेंगे बाय अप्लाइंग टॉर्क। ये ऑलरेडी डायनामोमीटर मोड पे है और इसको हम टॉर्क पे कर लेते हैं। टॉर्क अभी जो अप्लाइड है वो 0 हमारे पास शो होगा, तो अब हम टॉर्क की वैल्यू जो है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू चेंज करेंगे। ओके, लेट्स सपोज 0.21 पे हम एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। 0.21 पे हमने एक वैल्यू रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद 0.4 पे चलते हैं। 0.4 पे एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे।
चलें पॉइंट 3 पे एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, पॉइंट 3 पे हमने एक वैल्यू रिकॉर्ड कर ली एंड देन नेक्स्ट जो है वो स्टेज पे एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि कंट्रोल जो है वो इजी हो। कि 0.56 इस पे भी एक वैल्यू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन फर्दर कंट्रोल जो है वो हम इसका टॉर्क इंक्रीज़ करते हैं 0.74 पे एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन फर्दर इंक्रीज़ करते हैं टॉर्क को। पॉइंट 98 पे एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, फर्दर इंक्रीज़ करते हैं टॉर्क को। के 1.42 पे एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, सॉरी। देन फर्दर इंक्रीज़ करते हैं टॉर्क को। चलिए यहाँ पर एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड देन और टॉर्क इंक्रीज़ करते हैं 2.68। यहाँ पर वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। लास्ट रीडिंग लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे 3.2 न्यूटन मीटर। यहाँ पर एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, अब जो ग्राफ्स हमें प्लॉट करने थे वो देख लेते हैं कि किस किस के अगेंस्ट हमें ग्राफ्स जो है वो प्लॉट करने थे। ये यहाँ पर टॉर्क की वैल्यूज़ हैं और स्पीड की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम टॉर्क और स्पीड के अगेंस्ट एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि टॉर्क और स्पीड का जो ग्राफ है वो किस तरह से हमारे पास आ रहा है। एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टॉर्क की वैल्यू रखते हैं और वाई एक्सिस पे स्पीड की वैल्यू रखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाते जा रहे हैं स्पीड जो है रिड्यूस होती जा रही है और बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है स्पीड। ठीक है, देन हम ये करते हैं कि जो बाकी के ग्राफ्स थे वो देख लेते हैं कि किस किस के अगेंस्ट हमें ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। I1 और पावर के दरमियान मींस फेज करंट और एक्टिव पावर के दरमियान हमें ग्राफ ड्रा करना है। सो फेज करंट एंड एक्टिव पावर, this is phase current and active power, this is active power in watts। ओके, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रा हो रहा है। मींस जैसे जैसे फेज करंट हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है, लोड इंक्रीज़ हो रहा है, तो फेजेस पे जो करंट है फेजेस का वो इंक्रीज़ होगा और फेज करंट इंक्रीज़ होगा तो एक्टिव पावर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ये देखें यहाँ से बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो इसी तरह से बाकी ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अभी जो हमें कैलकुलेट करनी है वो स्लिप करनी है। इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जो लेबल है इसको हम यहाँ पे लेबल सेलेक्ट करेंगे, स्लिप का नाम देंगे लेबल को
और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, यूनिट हम परसेंटेज में रखेंगे, ओके कर देंगे। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द स्लिप ऑफ दिस मोटर। अब स्लिप कैसे कैलकुलेट की जाती है? फर्स्ट स्टेज के लिए हमने जो देखा था वो ये था कि यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो 1500 है, ठीक है, माइनस करेंगे 1500 माइनस करेंगे जो अभी हमारे पास स्पीड आई है 1476, ये स्पीड है, तो 1476 को माइनस कर देंगे 1500 में से और डिवाइडेड बाय होगा 1500, तो ये इस पॉइंट पे स्लिप होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे स्लिप आ गई। सेकंड पॉइंट के लिए 1500 ही रखेंगे, एनएस चेंज नहीं होगा। स्लिप का जो फार्मूला था एनएस माइनस एनएम एंड डिवाइडेड बाय एनएस, अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमने इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि मैं कैलकुलेटर अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो आप लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आते हैं, 1500 माइनस यहाँ पे जो हमारे पास 1460 अभी स्पीड चल रही है, तो 1460 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय कर देंगे 1500, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए भी यही करेंगे, इसको इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। तो स्लिप इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी और फिर स्लिप कैलकुलेट करके हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। यहाँ पे एक ग्राफ था स्लिप वर्सेस टॉर्क का, तो स्लिप वर्सेस टॉर्क का ग्राफ प्लॉट करना है। सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं अदर देन स्लिप, और स्लिप का भी मैंने बता दिया कि इसमें किस तरह से कॉलम ऐड करना है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लेवल आप सेलेक्ट कर लें, स्लिप का लेवल आप दे देंगे और यूनिट्स में परसेंटेज कर देंगे। तो उसके बाद जो है वो 1500 आरपीएम हमारी साइक्रोनस स्पीड है इसकी, तो 1500 माइनस 1476 करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास स्लिप की वैल्यू आ जाएगी। जब स्लिप की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ग्राफ्स भी जो है वो ड्रा हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्शन मोटर एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडक्शन मोटर, कि किस तरह से इंडक्शन मोटर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और हमने सारी वैल्यूज़ जो है रिकॉर्ड भी कर ली और इसके अलावा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कर लिया। सो नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह मिलते हैं, साइक्रोनस मोटर की लैब हम करेंगे, तो साइक्रोनस मोटर की लैब में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।